अपना पेपर का पैटर्न कैसा आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, उसको समझाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपना एक मॉडल पेपर जारी किया है। और इस मॉडल पेपर का काफ़ी अच्छा स्टैंडर्ड है और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। इसी की सहायता से हमें ये पता चलता है कि बोर्ड का पैटर्न क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बोर्ड एग्जाम का जो एनुअल एग्जाम का अपना जो पेपर आएगा वो 56 नंबर का आएगा और उसके लिए जो समय है वो 2 घंटे 45 मिनट निर्धारित किया है। पहले अपना पेपर 3.25 घंटे का होता था, अब पेपर होगा 2 घंटे 45 मिनट। अब हम इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 महत्वपूर्ण बातें। अभी आपकी जो हाफ ईयरली एग्जाम संपन्न हुई है, तो आप लोगों ने जो हाफ ईयरली का पेपर दिया है, आपको एग्जैक्ट बता दूं कि जो एनुअल बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा वो बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट होगा। और इस पेपर को जब आप हल करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पेपर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। दूसरी बात, इस पेपर की विशेष बात है कि ये मॉडल पेपर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने बनाया एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अपना जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें से इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। उससे पहले ये चैनल एमके बूस्टर है, इसमें आप सभी का स्वागत है। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाले दिनों में आपको क्लास 12th और 11th रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो नोटिफिकेशन सब प्राप्त हो सके। आते हैं अपने टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 1, जिंक ऑक्साइड अर्थात इसको आप किसे लिखते हैं ZnO। ZnO को गर्म करने पर यह पीला हो जाता है। इस प्रक्रम में उत्पन्न क्रिस्टलीय दोष क्या है? तो जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करते हैं तो ये सफ़ेद रंग से पीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है और इसका मुख्य कारण होता है धातु आधिक्य दोष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धातु आधिक्य दोष। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्साइड आयस्क। क्वेश्चन नंबर 2, ऑक्साइड अयस्कों का समूह है। इस प्रकार के क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से हमें ऑक्साइड अयस्क की पहचान करनी है। तो देखो, अगर आप बात करें सिडेराइट है वो कार्बोनेट अयस्क है। हमें ऑक्साइड अयस्क की पहचान करें, जो सिडेराइट है वो कार्बोनेट अयस्क है। इसके बाद अब हम बात करें हेमेटाइट और इसके बाद देखो कॉपर पायराइट है वो सल्फाइड वाला अयस्क है। तो केवल 2 ही बचते, बॉक्साइड और क्यूप्राइट। देखो बॉक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, Al2O3.2H2। तो लास्ट में ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड अयस्क हो गया। और जो क्यूप्राइट है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Cu2O। तो ये दोनों अयस्क आपकी कौन से ऑक्साइड अयस्क है। बाकी देखो सिडेराइट है वो कार्बोनेट वाला अयस्क होता है और कॉपर पायराइट सल्फाइड वाला अयस्क होता है। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड और क्यूप्राइट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। Ni, क्या लिखा हमने, NiCO4 में Ni की ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बस सीधी सी बात है, CO यहाँ लिगेंड है। CO लिगेंड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल। और कार्बोनिल कैसा लिगेंड होता है, उदासीन लिगेंड होता है। तो अब अगर यहाँ पर इस NiCO4 का आप ऑक्सीकरण अंक याद करते हैं तो जिसका ऑक्सीकरण अंक याद करते हैं उसको X मानते हैं। ये कितना 4, उदासीन लिगेंड होने का मतलब इस पे आवेश कितना हुआ, 0 बराबर में 0। तो X बराबर क्या आ गया, 0। तो यहाँ निकिल का जो ऑक्सीकरण अंक आएगा वो क्या आएगा, 0। तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। CH2 डबल बॉन्ड CCl में हेलोजन से जुड़े कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था आपको बतानी है। तो ये हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसमें संकरण आपको बताना है। बड़ा एक सीधी सी बात है, यदि कार्बन के साथ चारों एकल बंध जुड़े हो तो उसमें संकरण होगा sp3। अगर कार्बन के साथ एक तरफ डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड हो तो संकरण होता है sp2। और अगर दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो या एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड और एक तरफ सिंगल बॉन्ड हो तो उस कंडीशन में संकरण होता है आपका sp। तो देखो ये कार्बन, इस कार्बन के पास में डबल बॉन्ड, अर्थात इस कार्बन में संकरण कौन सा होगा, sp2। अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, बेंजीन वाले के ऊपर Na2Cl अर्थात बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया आपने किससे करवाई, Cu2Br2HBr के साथ इसको गर्म किया। तो बेंजीन वाले के ऊपर Br N2Cl इस अभिक्रिया की पहचान
करनी है। इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आपको दो महत्वपूर्ण बातें और बताना चाहूँगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का ये जो मॉडल पेपर है इससे आपको 100% कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे, प्लस आपने जो हाफ ईयरली एग्जाम दी है उसकी तुलना जब आप इस पेपर से करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में जो हाफ ईयरली का पेपर आया वो काफ़ी ईजी है। बोर्ड एग्जाम का पेपर है वो काफ़ी टफ आएगा, इसलिए अपने को जी जान लगा के मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो बेटा कि यहाँ पर Cu2 Br2 है, कॉपर हैलाइड क्यूप्रस हैलाइड काम में लिए, तो क्यूप्रस हैलाइड जब हम काम में लेते हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सैंडमेयर अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन अगर इसी अभिक्रिया के अंदर केवल कॉपर चूर्ण काम में लेते, केवल क्या काम में लेते, कॉपर चूर्ण, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। तो देखना देखो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन घुमा दिया है, रिएक्शन आपको ये दे दी, तो इस रिएक्शन के आधार पर यह अभिक्रिया कौन सी होनी चाहिए, सैंडमेयर अभिक्रिया। लेकिन क्वेश्चन क्या दे दिया, क्यूप्रस लवण के स्थान पर कॉपर धातु लेने पर उपरोक्त अभिक्रिया का नाम क्या होगा। तो क्यूप्रस लवण के स्थान पर हम कॉपर धातु लेंगे और अभी मैंने कॉपर चूर्ण लें या कॉपर धातु लेंगे, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, गाटरमान अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, गाटरमान। देखो इसके अकॉर्डिंग जो नेम होगा वो होना चाहिए सैंडमेयर अभिक्रिया, लेकिन नीचे लाइन को घुमा दिया कि क्यूप्रस लवण के स्थान पर क्या ले, कॉपर धातु, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाटरमान अभिक्रिया। तो बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं, आप इसके लिए रेडी रहें। अगला क्वेश्चन, फिनोल को सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के मिश्रण के साथ मिलाने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है। तो जो बड़ा रिएक्शन को हम समझते हैं कि हमने क्या किया, फिनोल लिया, फिनोल का मतलब बेंजीन वाले के ऊपर OH, और इसकी क्रिया सांद्र HNO3, इसको लिखने का तरीका होता है HONO2, सांद्र लिया और किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। अब क्या हुआ कि जब सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में इसकी क्रिया करवाते तो इसकी ऑर्थो और पैरा सब स्थिति पर आपका ये NO2 समूह जुड़ जाता है और आपका जो उत्पाद प्राप्त होता है वो आपको ये प्राप्त होगा OH NO2 NO2 NO2। अब देखो ये बन गया, इसका नाम कैसे दोगे आप, इसके जब हम नाम की बात करें तो इसका नाम आप कैसे दोगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, ये ऑप्शन देख लो ये रहा। तो राइट आंसर जो है 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। अब जो 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल है इसी को हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक अम्ल। तो कहीं पर जरूरी नहीं है कि 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनोल लिखे, क्वेश्चन ऐसा भी है फिनोल से क्या बनाओ, पिक्रिक अम्ल बनाओ। तो केवल यही नहीं कि क्वेश्चन का आंसर का पता लगाना, पूरे इस मॉडल पेपर का पोस्टमार्टम करना है, प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे क्या कारण है और इससे जुड़े हुए कैसे क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं उसके बारे में भी हमें बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 7, एल्डो हेक्सोज मोनोसेक्राइड है एग्जाम्पल। देखो एल्डो का मतलब उसमें क्रियात्मक समूह कौन सा होना चाहिए, एल्डिहाइड, और ये एक्सोज नहीं है, ये शब्द है एक्सोज, इंग्लिश में देख सकते हैं इसका वर्जन क्या, ये हेक्सोज। तो एल्डो हेक्सोज, तो इसका मतलब उसमें कार्बन कितने होने चाहिए, 6। अब देखो सुक्रोज होता है, इसमें कार्बन 12 होता है, फॉर्मूला होता है C12H22O11, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। अगला रेमनोस, इसका फॉर्मूला होता है C6H12O5, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला होता है C6H12O6 C6H12O6। अब यहाँ आपको समझने लायक बात यह है कि जो फ्रक्टोज होता है उसमें क्रियात्मक समूह आपका कीटोन होता है, फ्रक्टोज में क्रियात्मक समूह कीटोन होता है और ग्लूकोज में क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होता है और 6 कार्बन है, तो एल्डो हेक्सोज मोनोसेक्राइड है आपका क्या, ग्लूकोज। तो बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को हमें अच्छे तरीके से इनको याद करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो चुका है ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको पूछा है जल में विलय विटामिन कौन सा होता है। तो मैं सीधी बात कर दूं कि जल में विलय विटामिन आपका होगा विटामिन B एंड C, और एक होता है वसा में विलय विटामिन, तो विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, ये किस में विलय होते हैं,
वसा में। अब कन्फ्यूजन ये कर दिया कि आपको ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन में जो जल में विलय विटामिन पूछा है तो जल में विलय यहाँ ऑप्शन बी भी दिया और ऑप्शन सी भी दिया है। तो ध्यान रखना जल में विलय विटामिन बी और सी दोनों होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से एक सेलेक्ट करना है तो ज़्यादा आप प्रायिकता किसको दोगे, सी को दोगे। तो अब दोनों आगे तो राइट आंसर क्या करोगे, विटामिन सी। विटामिन सी जल में इतना विलय होता है कि ये मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है और जितने खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी की मात्रा फुल पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर आप विटामिन सी मानोगे, और विटामिन सी ऑप्शन में ना होता तो विटामिन बी आप कर सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 9 कि ग्लाइसिन और एलानिन के सहयोग से बने यौगिक में पेप्टाइड आबंध की संख्या क्या होगी। तो बेटा ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, H2N CH2 COOH, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइसिन। ठीक है। अब दूसरा था एलानिन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2N CH CH3 COOH, इसका क्या नाम है, एलानिन। अब देखो बेटा क्या होता है, यहाँ से एक H और यहाँ से OH, तो जल का अणु बाहर चला गया तो आपकी कंडीशन बन गई H2N CH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3 C डबल OH। ये जो आपका बंध बना ना CONH2, इस बंध को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध। और कितने बने इस कंपाउंड में, एक। तो ग्लाइसिन और एनानिन के सहयोग से बने पेप्टाइड बंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गए। आप सभी जानते हैं कि इस आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन 1 से लेकर 9, मतलब पहले क्वेश्चन में 1 से लेकर 9 तक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इसके अंदर 4 रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हेमेटाइट के प्रगलन हेतु कौन सी भट्टी का प्रयोग किया जाता है। तो आपने पेपर के अंदर 2 प्रकार की भट्टियाँ पढ़ी थी, एक तो परावर्तनीय भट्टी और एक वाट्य भट्टी। तो हेमेटाइट के प्रगलन के लिए हम कौन सी भट्टी का प्रयोग करते हैं, वाट्य भट्टी का प्रयोग करते हैं। और बेटा इस वाट्य भट्टी का नामांकित चित्र भी अच्छी तरह से आप याद कर लेना, एग्जाम में बिल्कुल पूछा जा सकता है। इसके बाद कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र लिखें। किसका, कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र लिखें। तो कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cu2S। कॉपर ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, Cu2S। अगला है लेंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। चाहे एक्टिनाइड हो या लेंथेनाइड हो, इनकी नॉर्मली जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, +3 होती है। कितनी होती है, +3 होती है। इसके बाद COEN की पावर 3 होल ट्राइस कॉस्टिक बन 3+ में CO मतलब कार्बन, CO को बोलते हैं कोबाल्ट की उपसंयोजन संख्या आपसे पूछी है। तो देखो बड़ा EN कैसा लिगेंड है, आप सभी जानते हो कि EN द्विदंतुक लिगेंड है। EN कैसा लिगेंड है, द्विदंतुक लिगेंड है। तो द्विदंतुक लिगेंड कितने हैं, 3, और एक लिगेंड कितने बना था, 2। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए, 6। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो CO की समन्वय संख्या कितनी होगी, 6। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो गए। इसके पश्चात अब अति लघुरात्मक प्रश्न के रूप में 8 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जिनका आंसर हमें देना है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष दर्शाने वाले ठोस का रासायनिक सूत्र। तो आप सभी ने पढ़ा है सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। क्या नाम लिखते हैं इसका, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर आपके फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है। और एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रैंकल और शॉर्ट की दोष में 2 अंतर लिखिए। अगली बात करें हेनरी का नियम। हेनरी के नियम को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहिए तो या तो हेनरी का नियम या राउल्ट का नियम, इनमें से एक आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ लिया जाएगा। तो इसको शॉर्ट में डेफिनेशन हम ऐसे लिख सकते हैं कि किसी गैस का वाष्प अवस्था में, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P
किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब P उस विलयन में गैस के मोल अंश को रिप्रेजेंट हम किससे करें, एक्स मोल, उस गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। तो गैस का आंशिक दाब P, तो वो उस गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है। तो P समानुपाती x, समानुपाती को उठाएंगे तो क्या रखना पड़ेगा, स्थिरांक, और इस स्थिरांक को क्या बोलते हैं हम, हेनरी स्थिरांक। तो किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश x के समानुपाती होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हेनरी का नियम था। राउल्ट का नियम भी आजकल है ना, वो भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला, बेंजीन विलयन में एथेनोइक अम्ल के द्वितीयन के लिए उत्तरदायी आबंध का नाम। तो बेटा क्या था, बेंजीन विलयन में जैसे ही आप एथेनोइक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। जैसे इसको विलय करोगे तो इसके दो अणु आपस में जोड़ जाएंगे, और उस बंध के लिए मेन जिम्मेदार क्या होता है आपका, हाइड्रोजन बंध। और उसमें एसिटिक अम्ल के कितने अणु, दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है, हाइड्रोजन बंध। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपको और ढंग से पढ़ना है तो आपकी स्क्रीन पर एक थोड़ा सा स्क्रीन पे आया है, उसको भी आप पढ़ के या इसका स्क्रीनशॉट लेके उसको बाद में नोट कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसके अंदर FeO प्लस SiO2 की क्रिया से क्या बनेगा, उसका रासायनिक सूत्र लिखना। तो बेटा सूत्र क्या होगा, FeSiO3। देखो बेटा होता क्या है कि जब हम कॉपर धातु का निष्कर्षण करते हैं तो कॉपर धातु में FeO की अशुद्धि पाई जाती है। तो FeO कॉपर के निष्कर्षण की बात कर रहा हूँ यहाँ, कॉपर के निष्कर्षण में। तो कॉपर धातु का जब हम शोधन करते हैं तो उसमें FeO की अशुद्धि होती है, और इस अशुद्धि को दूर करने के लिए SiO2 हम गालक के रूप में मिलाते हैं। SiO2 गालक के रूप में मिलाते हैं तो उसमें ये धातुमल बनता है जिसको हम अलग कर लेते हैं। तो FeSiO3 बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेंथेनाइड आकुंचन या इसको लेंथेनाइड संकुचन का कारण समझाइए। कारण क्या होता है, तो यहाँ से आप समझोगे कि जब लेंथेनम से, लेंथेनाइड श्रेणी में जब लेंथेनम से लुटेशियम तक जाने पर परमाणु आकार में लगातार होने वाली कमी को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु आकार में लगातार होने वाली कमी को लेंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। ये लोगे। अब कारण क्या है, तो बड़ा लेंथेनॉइड संकुचन में एक विशेष बात होती है कि जब आप लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाते हो तो वहाँ परिरक्षण प्रभाव आपका, वो परिरक्षण प्रभाव वो क्या होता है, नगण्य। परिरक्षण प्रभाव नगण्य होता है और वहाँ पर केवल एक प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है, और प्रभावी नाभिकीय आवेश लगने के कारण ये परमाणु आकार को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो परिरक्षण प्रभाव नगण्य हो जाता है और प्रभावी नाभिकीय आवेश लगता है, जिसके कारण परमाणु आकार में कमी आती है। यही इसका लेंथेनॉइड संकुचन का कारण है। अगला, एथेनॉल को 413 केल्विन ताप पर सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या बनता है। तो बेटा देखो 413 केल्विन ताप पर किसको गर्म करना है अपने को, एथेनॉल को। तो ईथर का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, ईथर का। रिएक्शन कैसे बनेगी, एथेनॉल है तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने CH3CH2OH, इसके दोनों लिख दिए HOCH2CH3। अब क्या किया आपने, 400 H2SO4 के साथ, सांद्र H2SO4 के साथ 413 केल्विन पर गर्म किया तो क्या होगा कि यहाँ से और यहाँ से H क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, और आपका जो उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा CH3CH2O CH2CH3।
क्या होगा, इथर, इसका क्या नाम हो जाएगा, डाई एथिल इथर का निर्माण होगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, डाई एथिल इथर। अब देखो जब भी उत्पाद बने तो CH3 CH2O CH2 CH3 डाई एथिल इथर बन गया। अगला क्वेश्चन है एनिलीन के डाई एजोटीकरण का रासायनिक समीकरण लिखे। तो समीकरण की सहायता से आपको इसको समझा रहे हो। एनिलीन का मतलब यहाँ समझा रहे, बेंजीन वाले के ऊपर आपने क्या लिख दिया, NH2, बेंजीन वाले के ऊपर NH2। अब आपने क्या किया कि इसका डाई एजोटीकरण करवाना है, तो इसकी क्रिया मैंने समझना यहाँ पे बिल्कुल समझ लो, NaNO2 प्लस 2HCl के साथ करवा दी। और जो टेम्परेचर होता है वो आपका 273 से 278 केल्विन पे। जब इसके साथ इसकी अभिक्रिया कराओगे तो बेंजीन वाले के ऊपर NO2Cl बन जाएगा और साथ में आपका यहाँ से NaCl प्लस H2 बाहर निकल जाता है। यह अभिक्रिया कहलाती है एनिलीन का डाई एजोटीकरण अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया में बना कैसे, इस दो, इसको आप ऐसे लिख लो समझने के लिए, ठीक है। तो अब देखो 2H यहाँ से, 2O यहाँ से और 2H यहाँ से, तो ये तो बाहर चला गया जल का अणु, यहाँ से Na और यहाँ से Cl बाहर चला गया, तो क्या बचा, एक N, दूसरा N और Cl, तो N2Cl। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। तो रिएक्शन मैंने आपको समझा दिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है ट्राईमेथिलीन एमीन का कक्षक चित्र बनाइए। तो बेटा चित्र बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो ये आपकी स्क्रीन पर है, वहाँ से आप इसको नोट कर लेना। एक चीज़ और बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर जो बोर्ड का ये मॉडल पेपर दिया गया है उसके अंदर कम से कम 3 से 4 डायग्राम आए हैं। तो जब तक अपने इन डायग्राम की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं होगी तब तक हम इनको ढंग से नहीं बना पाएंगे। तो ये आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन और अच्छे लघुरात्मक क्वेश्चन हो गए। अब वो क्वेश्चन जो थोड़े बड़े हैं, लघुरात्मक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खंड में कि तत्व बी के परमाणु से HCP जालक बनता है, तत्व ए के परमाणु से तत्व ए के परमाणु 1/3 चतुष्फल की रिक्तिकाओं में भरते तो ए तथा बी तत्वों से बनने वाले यौगिक का सूत्र लिखे। सबसे पहले आप एक चीज समझे कि किसी यौगिक में मानना कि परमाणु की संख्या कितनी है, n है। माना किसी यौगिक में परमाणु की संख्या n है तो उस यौगिक में अष्टफल की रिक्तियां भी कितनी होगी, n होगी। लेकिन उस कंपाउंड के अंदर चतुष्फल की रिक्तियां कितनी होगी, 2n होती। ये आपने पढ़ा होगा ऑनलाइन क्लास के माध्यम से। तो अब देखो आपका यौगिक है A और B, तो B से जो HCP बना वो B परमाणु से बना है, तो मतलब B परमाणु को n के रूप में अगर मैं इसको 1 मानूं तो ये 1 हो गया। अब देखो A परमाणु कहाँ है, चतुष्फल की रिक्तिकाओं पे, तो सीधी बात अगर B 1 होगा, जितने परमाणु होते हैं चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या उससे डबल होती है। तो अगर ये 1 होगा तो ये कितना होगा, चतुष्फल की रिक्तिका कितनी होगी, 2। अब एक विशेष बात, जितनी चतुष्फल की रिक्तिका है उसके कितने हिस्से पर, 1/3, तो 2 का 1/3 2/3 हो जाएगा। अब सीधी बात है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका राइट आंसर है, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा A2B3। तो A तथा B तत्वों द्वारा बनने वाले यौगिक का सूत्र क्या होगा, A2B3। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका हो चुका है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेटा एक पेपर को हल कराने के लिए काफ़ी मेहनत होती है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यह है कि जब भी हम अपनी ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उसका आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, अनुचुंबक तत्व और लोह चुंबक तत्व की तुलना कीजिए। तो एक सीधी सी बात है कि अनुचुंबक तत्व में चुंबकीय गुण थोड़े कम होते हैं, लोह चुंबक तत्व में चुंबकीय गुण ज़्यादा होते हैं। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि अनुचुंबक तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, 1 या 2 होंगे। अनुचुंबक तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। और लोह चुंबक तत्व होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है। अनुचुंबक तत्व जो पदार्थ होते हैं वो
चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की भांति व्यवहार करेंगे और चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर उनका चुंबक तत्व गुण समाप्त हो जाते हैं। लेकिन लोह चुंबकीय पदार्थ को अगर आपने एक बार चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो चुंबकीय क्षेत्र हटा भी दोगे तो उनमें चुंबकीय गुण वो प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद इनके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं कि अनुचुंबक तत्व के एग्जाम्पल में अच्छा हो तो आप लिख सकते हो O2Cu+। ये किसके एग्जाम्पल हो गए? अनुचुंबक तत्व। अगर हम बात करें लोह चुंबक तत्व, किसकी बात करें? लोह चुंबक तत्व की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में देखो लोहा, कोबाल्ट, निकल, आप ये लिख सकते हो। तो विशेष बात आपको याद क्या रखना है, अनुचुंबक तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है और लोह चुंबक तत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिलोम परासरण प्रक्रम का आरेखीय निरूपण चित्रित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का जो नामांकित चित्र है वो आपकी स्क्रीन पर, वहाँ से आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। और प्रतिलोम परासरण को, ये देखो प्रतिलोम परासरण को हम रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब शॉर्ट में आरओ कहते हैं। पानी के शुद्धिकरण में हम इसी सिद्धांत के आधार पर इसका शुद्धिकरण, पानी का शुद्धिकरण किया जाता है। तो इसका नामांकित डायग्राम की प्रैक्टिस कर ले, एग्जाम में इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित के आधार पर आदर्श विलयन को समझिए। पहली बात, आदर्श विलयन हम किसको बोलते हैं? ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करे। राउल्ट के नियम का पालन करे वो विलयन क्या कहलाता है? आपका आदर्श विलयन कहलाता है। जो आदर्श विलयन के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा एच। तो आदर्श विलयन के लिए जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है वो डेल्टा एच क्या होता है? 0 होता है। और आदर्श विलयन के लिए जो आयतन परिवर्तन होता है डेल्टा वी मिक्सिंग, उसका मान भी क्या होता है? 0 होता है। तो आदर्श विलयन के लिए विलय और विलाय को मिलाने पर उनमें किसी भी प्रकार की एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता था, उसमें छपी सोची की किसी प्रकार की कोई क्रिया नहीं होती है, इसलिए डेल्टा एच का मान क्या होता है? 0। और उसी प्रकार आदर्श विलयन के लिए आयतन परिवर्तन अर्थात डेल्टा वी भी 0 होता है, क्योंकि आयतन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, CH3 COO C2H5 H2 H+, ये बन गया। अब जो पर्सन साफ साफ कह रहा है कि इस अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1, जबकि आणविकता 1 और 1 2 भाग ले रहे हैं, तो आणविकता कितनी है? 2 है। समझाइए। बड़ा सीधी सी बात है कि अभिक्रिया में जितने अणु भाग लेते हैं, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या कहलाती है आणविकता। तो कितने अणु भाग ले रहे हैं? 1 और 1 2। क्लियर है। लेकिन अभिक्रिया की कोटि बात करते हैं तो अगर अभिक्रिया की कोटि की अगर हम बात करें तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग निर्धारक पद में जितने अणुओं की सांद्रता में परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो जब जल के साथ हम अभिक्रिया करवाते हैं तो ऐसी अभिक्रियाओं में जल आधिक्य में होता है, और जल आधिक्य में होने पर इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात अभिक्रिया का वेग इस एथिल एसीटेट बोलते हैं इसको, फॉर्मूले का क्या नाम है इसका? एथिल एसीटेट। तो अभिक्रिया का जो वेग है वो केवल इस एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, केवल इस एक के मान पर निर्भर करता है। इस कारण से अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1 होगी। अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी? 1 होगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय उसके आधा आयुकाल का 10 गुना। बेटा एक तो ये न्यूमेरिकल और एक इससे मिलता जुलता न्यूमेरिकल और है। ये 2 न्यूमेरिकल इस प्रकार के हैं जो जिनका बोर्ड एग्जाम में पूछने की 100% संभावना है। तो इस क्वेश्चन को मैंने हल करके इसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जिससे आप उस न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके माध्यम से आपको समय समय पर महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती रहेगी। अब क्वेश्चन नंबर 10, संक्रमण तत्वों द्वारा प्रदर्शित निम्नलिखित गुणों को समझाइए। पहला, संक्रमण तत्व होते हैं वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्या लिखा है? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। इसका रीजन क्या है? देखो बड़ा, संक्रमण तत्वों में क्या होता है? N-1D और NS कक्षकों की
ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। संक्रमण तत्वों में n-1d तथा ns कक्षकों की ऊर्जा में बहुत कम अंतर होता है। इसके कारण ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपने देखा होगा जो मैग्नीज होता है वो +2 से +7 मैग्नीज 7+ तक ऑक्सीकरण अवस्था रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद आपका आता है उत्प्रेरकीय गुण, कि संक्रमण तत्व होते हैं उनमें कौन से गुण पाए जाते हैं, उत्प्रेरकीय गुण पाए जाते हैं। इसका क्या रीजन है उसकी हम बात करें तो उत्प्रेरकीय गुण की बात करें तो इसके लिए सीधी सी बात है कि इसके देखो क्वेश्चन का आंसर आपसे लिखेंगे शॉर्ट में कि संक्रमण धातुओं में आंशिक भरे n-1d कक्षक उत्प्रेरकीय सक्रियता के लिए जिम्मेदार होते हैं। होता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं उनमें n-1d कक्षक होता है वो अपूर्ण भरा होता है, और अपूर्ण भरे होने के कारण इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इस कारण से ये उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। और आपको देखो ज़्यादातर जो उत्प्रेरक होते हैं वो संक्रमण तत्व ही होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाऊँ कि जो हैबर विधि है, हैबर विधि में हम किसका प्रयोग करते हैं, हैबर विधि में हम आयरन उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं, और एक वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, निकल धातु का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब क्या होते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 11, परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व। तो 26 पर कौन आता है, आपका आयरन आता है, ठीक है, आयरन। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास किससे लिखोगे, आर्गन, ठीक है। आर्गन तक 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब देखो परमाणु क्रमांक 26 वाले एक तत्व M के द्विधनात्मक का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दिया, तो बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, के लिए प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण की गणना कीजिए। अब देखो इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, तो यहाँ n का मान कितना आ गया, 4। तो अब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर अंडरूट n+2, तो म्यू बराबर अंडरूट 4 +2, तो 2 में 4 जोड़े 6, 6 को 4 से गुना किया 24, तो अंडरूट 24, और अंडरूट 24 को जब आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज़्यादा बच्चों में कन्फ्यूजन होता है, आंसर क्या आ गया, तो इसका आंसर आ गया 4.89। और मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नीट्यूड। मात्रक क्या होता है, बोर मैग्नीट्यूड। बेटा एक चीज़ मैं बताऊं आपको कि आप इस प्रकार के सवाल आते हैं तो वहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि अगर एकमित इलेक्ट्रॉन 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, 5 आए, नॉर्मली यहाँ तक आते हैं तो उनका मान आपको कैलकुलेट करना होता है। और एक विशेष बात है कि ये म्यू का मान आप किस प्रकार से अंडरूट में आने के बाद काफ़ी बच्चों को इसको कैलकुलेट करने के लिए कन्फ्यूजन होता है। तो इसका एक शॉर्ट वीडियो में कल परसों में बना दूंगा कि इसको आप किस प्रकार से हल करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, पाई आबंध को दर्शाते हुए कार्बोनिल समूह का कक्षीय आरेख बनाइए। तो डायग्राम बनाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो इसका भी एक चित्र है वो आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको बाद में बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। मैंने पहले कहा है कि इस पूरे चैप्टर में 3 से 4 डायग्राम आएंगे, तो चित्रों की प्रैक्टिस है। आप सोचते हो कि नॉर्मल चित्र बनाने से नंबर नहीं मिलेंगे, उनका विशेषकर हमें नामांकन भी करना होता है, उनके बारे में बताना भी पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13। बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे सबसे अच्छे लगते हैं और बच्चों को सबसे टफ लगते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें तभी हल कर पाते हैं जब हमें उनके बारे में पूरा नॉलेज हो कि आपने क्या किया, CH3OH का ऑक्सीकरण कर दिया। तो जब भी एल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है तो एल्डिहाइड बनता है, एक कार्बन है तो सीधी सी बात है यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस CH3OH का ऑक्सीकरण किया तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अब इस फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया आपने करवाई CH3MgI, तो आप सभी जानते हो ये Mg यहाँ से टूटेगा तो MgI तो जुड़ जाएगा इस O से, और CH3 जुड़ जाएगा इस कार्बन से, तो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, CH3, इस कार्बन से कितने H है, 2, CH2OMgI। जल अपघटन करेंगे तो जल को लिखने का तरीका देखो, H और OH, ये यहाँ से टूट जाएगा तो ये H यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3
CH2OH। तो आपका क्या बन गया, एथिल एल्कोहल। तो ये कंपाउंड तो आपका क्या हो गया बेटा, एथिल एल्कोहल बन गया। ये कंपाउंड तो आपका क्या हो गया, सी हो गया। देखो ए पूछेगा तो फॉर्मेल्डिहाइड, बी में ये कंपाउंड और सी में आपका इस कंपाउंड का निर्माण हो गया है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 तक है। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और क्लोरो एसिड अम्ल को उनकी अम्लता के बढ़ते हुए क्रम है। देखो बेटा, कार्बन की संख्या बढ़ने पर अम्लता कम होती है। तो एसिटिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल की बात करें तो इन दोनों में ज़्यादा अम्लीय कौन सा होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल। अब देखो इस एसिटिक अम्ल में मैंने यहाँ पर Cl जोड़ दिया, यहाँ से एक H के स्थान पे क्या जुड़ गया, आपका Cl जुड़ गया है। अब जब Cl जुड़ता है तो Cl -I प्रभाव दर्शाता है, जो अम्लता के मान में वृद्धि करता है। तो इसकी तुलना में अधिक अम्लीय ये होगा। तो इसकी अम्लता का क्रम आप कैसे लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। इसका मतलब जिसका सबसे कम हो वो सबसे पहले CH3 COOH का सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा Cl CH2 COOH का होगा और सबसे ज़्यादा इनमें फॉर्मिक अम्ल HCOOH का होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 14 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, ऑर्थ व पैरा स्थिति पर नाइट्रो समूह फिनॉल की अम्लीय सामर्थ्य को बढ़ाता समझाइए। देखो यहाँ को इसको समझते हैं कि आपने ये फिनॉल बनाया, व्यंजन वाले के ऊपर OH, ये ऑर्थो, ये पैरा, ये ऑर्थो। अगर इन कंडीशन पे आप कौन सा समूह जोड़ें, NO2 समूह, तो वो इनकी अम्लीयता को बढ़ाता है। क्यों, क्योंकि NO2 समूह -I प्रभाव दर्शाता है। क्या याद करोगे, NO2 समूह -I प्रभाव दर्शाता है, जिसके कारण ये क्या करेगा, जैसे सपोज किया कि मैंने क्या किया, यहाँ पर OH के NO2 जोड़ दिया, तो ये NO2 क्या करेगा, -I प्रभाव दर्शाने का मतलब बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। तो बंद के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर जाएगा तो और H में इस ऑक्सीजन पर ऋणावेश का मान बढ़ेगा और जहाँ से H आसानी से निकल जाएगा। इतना सा याद करना आपको, NO2 समूह -I प्रभाव दर्शाने के कारण फिनॉल की अम्लता में ये क्या करता है, वृद्धि करता है। क्वेश्चन नंबर 16, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। कितना इजी क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में उपस्थित अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाता। परिभाषा में यहाँ लिख देता हूँ आपके कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में, क्या, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। क्या लिखा, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारकों की सांद्रताओं की घातों का योग अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। इसके बाद शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण व्युत्पन्न कीजिए। तो मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में या तो शून्य कोटि या प्रथम कोटि से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। तो शून्य कोटि अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका समाकलित वेग समीकरण कैसे व्युत्पन्न करते हैं, इसका वीडियो बना के मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप वहाँ से नोट कर लेना। अगला, अभिक्रिया के वेग को परिभाषित कीजिए। तो इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन को अभिक्रिया की क्या बोलते हैं, अभिक्रिया का हम वेग कहते हैं। तो देखो क्या लिखेंगे कि इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग कहते हैं। और अभिक्रिया के वेग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सी का मतलब सांद्रता में परिवर्तन, डेल्टा टी का मतलब समय में परिवर्तन। प्लस होता है
वो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है और माइनस अभिकारक की सांद्रता में कमी को दर्शाता है। अगला, अभिक्रिया के वेग की ताप पर निर्भरता को सक्रियण ऊर्जा के आधार पे समझाइए। इसमें सक्रियण ऊर्जा का आपको एक आरेख है, एक आरेख बोल सकते हो या चित्र बना के समझाना होगा। वो इस प्रकार का चित्र बनता है, इसका भी वीडियो है, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वहाँ से आप इसको डिटेल से देख लेना। अब बात करते हैं एक विशेष बात की, अपने पेपर में क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब में आपको अथवा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन हैलोजन CX आबंध की प्रकृति लिखिए। तो बड़ा सीधी सी बात समझनी है कि इसको मैं शॉर्ट में आपको समझा दूं। कार्बन हैलोजन CX बंध की समझाइए। ये कार्बन, ये हैलोजन, ठीक है। हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में ज़्यादा होती है, इस कारण से बंध के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर आ जाते हैं? हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे हैलोजन पे आंशिक ऋणावेश, कार्बन पे आंशिक धनावेश हो जाता है, जिसके कारण एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव। इस कारण से बंध की प्रकृति कैसे हो जाती है? ध्रुवीय बंध। ये आपको समझाना है कि CX बंध में हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन की तुलना में अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे हैलोजन पे आंशिक ऋणावेश और कार्बन पे आंशिक धनावेश हो जाता है। इस प्रकार इस बंध की प्रकृति ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो जाती है। अगला क्वेश्चन, बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, अगर आपको आते तो बहुत इजीली हो जाएंगे और नहीं आते तो आप कितनी भी कोशिश कर लो इनको नहीं कर पाते हैं। देखो यहाँ पे लिखते हैं, बेंजीन को FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 के साथ अभिकृत करने पर यह यौगिक बनता है। देखो यहाँ पे कि ये मैंने क्या बना दिया, बेंजीन, ये बेंजीन बना हुआ है, इस बेंजीन के ऊपर मैंने H जोड़ दिया। अब इसकी क्रिया आपने किससे करवा दी? किसकी उपस्थिति में? FeCl3 की उपस्थिति में Cl2 से करवाई। किससे? Cl2। तो Cl2 को ऐसे लिख सकता हूँ, एक Cl दूसरा Cl, तो यहाँ से H और यहाँ से Cl बाहर चला गया, तो ये Cl इस बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ जाएगा, तो ये बेंजीन वाले के ऊपर मैंने यहाँ पे Cl को जोड़ दिया। क्लियर है? अब देखो क्या बन गया, तो ये X यौगिक आपका क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बन गया क्लोरोबेंजीन, ये आपका X बन गया। अब इस X को आपने क्या किया? सूक्ष्म ईथर के साथ, सोडियम धातु के साथ, तो सोडियम धातु के साथ इस X को आपने क्या गर्म किया? सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में इसकी अभिक्रिया कराई। तो आपको अगर याद हो, एरिल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में करवाते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फिटिक अभिक्रिया। तो इसमें इसके भी दो अणु लेते हैं और इसके भी दो अणु लेते हैं, और दोनों बेंजीन वाले आपस में जुड़ के आपको याद होगा डाईफेनिल बना लेते हैं, प्लस ये 2NaCl बाहर हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद बात समझ में आ गई होगी। तो आपके X के रूप में तो क्लोरोबेंजीन बन गया, और Y के रूप में जो कंपाउंड बना है वो क्या आपका? दोनों बेंजीन वाले, इसको हम क्या बोलते हैं? डाईफेनिल। क्लियर है? इसके बाद इसी प्रश्न के अथवा में आपको एक क्वेश्चन इसी प्रकार से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछा हो रहा है कि क्या पूछा आपको यहाँ पे, उसके हम बात कर लें कि DDT का पूरा नाम, उस DDT का पूरा नाम, तो पूरा नाम क्या होता है? यहाँ पे मैं लिख दूँ P-डैश डाईक्लोरो डाईफेनिल। क्या लिखा है? P-डैश डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। फिर से बताऊं, P-डैश डाईक्लोरो डाईफेनिल ट्राईक्लोरो एथेन। अब देखो ये तो हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एथेनॉल को PCl5 के साथ अभिकृत करने पे यौगिक X बनता है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला बेटा क्या होता है? देखो CH3CH2OH। क्रिया किससे करवा रहे हो? PCl5। तो PCl5 की रिएक्शन बेटा आप इस प्रकार से सीख लेना, P1Cl 2 3 4 और 5। क्लियर है? अब देखो यहाँ से HCl अलग हो गया, यहाँ से PO और ये 3Cl अलग हो गए, और यहाँ से ये अलग हो गया, तो क्या बन गया आपका? CH3CH2Cl। क्या नाम हो गया इसका? एथिल क्लोराइड।
अब इस एथिल क्लोराइड, तो ये X आपका क्या बन गया, एथिल क्लोराइड बन गया। अब इस एथिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया, एल्कोहलिक KOH, तो ये लिखा मैंने KOH, और ये हो गया एक एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया। अब एक बात ना, एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म करने का मतलब कौन सी अभिक्रिया हो गई, बीटा विलोपन अभिक्रिया। तो यहाँ से तो Cl और एक H यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो H बाहर निकल जाएगा तो CH2 तो यहाँ बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम हो गया, एथीन, और ये बन गया Y, और साथ में आपका HCl क्या हो गया, बाहर हो गया। तो देख लो, इस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो मॉडल पेपर है उसका लेवल इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम में क्या होगा। तो आप सभी को बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया, उसको आप ज्वाइन कर लेना, और जल्दी अपनी ऑनलाइन क्लासें भी चालू होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको मैंने हल करवा दिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, नए पेज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18, एक तो होता है, ये लिखा है एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना बनाइए। आपने एक कंपाउंड पढ़ा होगा एनिलीन, तो एनिलीन तो होता है बेंजीन वाले के ऊपर क्या जुड़ा हो, NH2, बेंजीन वाले के ऊपर NH2, उसको तो बोलते हैं एनिलीन। यहाँ आपसे पूछा गया है एनिलीनियम, इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन वाले के ऊपर जुड़ा हो NH3, और इस पे किसका निशान, प्लस का, इसको बोलते हैं एनिलीनियम धनायन। क्लियर है। अब देखो, तो इसकी आपको क्या बनानी है, अनुनादी संरचना। इसके यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, तो इसका आपके स्क्रीन पे आ चुका होगा एनिलीनियम धनायन की अनुनादी संरचना, वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लेना। इसके बाद अब अगले में देखो, ये आपका एमीन दिया गया है, क्या दिया आपको, एमीन, NH2 एमीन, और एमीन का क्या पूछा, क्षारीय क्रम के। तो बेटा ध्यान रखना, नॉर्मली एमीन को अगर आप क्षारीय क्रम में व्यवस्थित करोगे तो 3 डिग्री एमीन है वो सबसे अधिक क्षारीय होता है, 2 डिग्री उससे कम होता है, और 1 डिग्री एमीन सबसे कम क्षारीय होता है। तो देखो, सब ये 3 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, और ये 1 डिग्री एमीन है। तो अगर आपको इनमें से पूछा जाए कि सबसे अधिक क्षारीय एमीन कौन सा है, और बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सीधी बात है 1 डिग्री का सबसे कम होगा, 2 डिग्री का उससे ज़्यादा, ऐसे 1 डिग्री एमीन सबसे कम क्षारीय, 2 डिग्री उससे अधिक क्षारीय, और 3 डिग्री उससे अधिक क्षारीय होगी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, ब्यूटेन 1 ओल की जल में विलेयता ब्यूटेन 1 एमीन की तुलना में अधिक होती है, कहाँ लिखे। तो बेटा पहले इसका फॉर्मूला लिख लें। ब्यूटेन 1 ओल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। क्लियर है। अब ब्यूटेन 1 एमीन का फॉर्मूला क्या बनाएंगे, CH3 CH2 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 NH2। अब आपको क्या बोल रहा है कि ये जो एल्कोहल है 1 ओल है, ये इसकी तुलना में अधिक विलेय होता है। बेटा सीधी सी बात है कि जल में जो विलेयता होती है उसका मेन कारण क्या होता है, हाइड्रोजन बंध होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। अब देखो, नाइट्रोजन की तुलना में यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, तो नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की जो विद्युत ऋणता है वो अधिक होती है। नाइट्रोजन की तुलना में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, अधिक होती है, और जो हाइड्रोजन बंध होता है वो इस विद्युत ऋणता के समानुपाती होता है। तो विद्युत ऋणता जितनी ज़्यादा होगी हाइड्रोजन बंध उतना प्रबल होगा, हाइड्रोजन बंध उतना प्रबल होगा, और जल में विलेयता उतनी अधिक होगी। तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, आप ये कहोगे कि ब्यूटेन 1 ओल में क्रियात्मक समूह ऑक्सीजन होता है, और ब्यूटेन 1 एमीन में क्रियात्मक समूह एमीन होता है। तो ऑक्सीजन परमाणु की विद्युत ऋणता नाइट्रोजन परमाणु की तुलना में अधिक होने के कारण ये जो ब्यूटेन 1 ओल है वो अधिक विलेय होता है। नीचे एक लाइन लिख दोगे, हाइड्रोजन बंध की प्रबलता समानुपाती तत्व की विद्युत ऋणता। इसके बाद इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ दिया कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम, और इसका आपको क्या लिखना है, रासायनिक सूत्र। तो बेटा सबसे पहले बात हम इसका सूत्र लिखते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5 हिंसबर्ग अभिकर्मक।
तो C6H5SOCl2Cl, ये क्या है, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। C6H5SOCl2Cl को हम क्या बोलते हैं, हिंसबर्ग अभिकर्मक है। और इसके कौन से नाम की बात कर रहा है, बेंजी रासायनिक नाम की। तो C6H5SO2Cl के लिए रासायनिक नाम हम क्या बोलेंगे, इसका जो रासायनिक नाम होगा वो क्या होगा आपका, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड, फॉर्मूला मैंने लिख दिया है बेटा। इसका प्रयोग प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन में अंतर स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। अगला, एथेनमीन द्वारा प्रदर्शित कार्बिल एमीन। कार्बिल एमीन का मतलब इस अभिक्रिया में साइनाइड बनता है, आपको आइसोसाइनाइड का निर्माण होता है। अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक संरचना को एथेनमीन का मतलब होता है एथिलेमीन C2H5NH2। और इसकी कार्बिल एमीन अभिक्रिया में इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है क्लोरोफॉर्म CHCl3 और 3 KOH हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिए। बस क्या कर दिए, इसको गर्म। अब देखो 3 K के साथ 3 Cl अलग हो गए, 3 K के साथ 3 Cl अलग हो गए। अब देखो 2 H यहाँ से, 1 H यहाँ से और ये 3 OH, तो क्या हो गया, 3 KCl अलग हो गया प्लस 3 H2 अलग हो गया, 3 KCl और 3 H2 अलग हो गया। अब शेष बच्चा क्या, C2H5N और यहाँ पे C2H5NC, इसको क्या बोलते हैं हम, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि CH3NH2 की सारी सामर्थ्य C6H5NH2 की तुलना में अधिक होने का कारण क्या है। तो बेटा सीधी सी बात है, जो CH3NH2 होता है, इसमें जो CH3 होता है वो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। और इसकी अगर बात करें बेंजीन वाले, ऊपर क्या जोड़ दिया मैंने, NH2, तो ये जो बेंजीन वाले होता है वो माइनस आई प्रभाव दर्शाता है। अब माइनस आई प्रभाव क्या करता है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। ये जो बेंजीन वाले है वो कौन सा प्रभाव दर्शाती है, माइनस आई। और माइनस आई प्रभाव क्या करती है कि बंद के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व में कमी आ जाएगी। इस कारण से ये, जबकि इसमें उल्टा होता है, CH3 होता है वो प्लस आई प्रभाव दर्शाता है, तो बंद के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की ओर विस्थापित होते हैं, तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, अर्थात इसकी क्षारीयता में वृद्धि होती है। इसके बाद बड़े क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अगला क्वेश्चन है, होमोलेप्टिक और हेट्रोलेप्टिक संकुल को परिभाषित कीजिए। तो बेटा होमोलेप्टिक संकुल का मतलब ऐसे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से, ऐसे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से केवल क्या हो, एक ही प्रकार के दाता परमाणु जुड़े हो, एक ही प्रकार के दाता परमाणु जोड़े हो तो उसको तो बोलते हैं हेमोलेप्टिक संकुल। जैसे हमने लिखा CONH3 6 3+, तो इसमें अमोनिया लिगेंड है और इसमें दाता परमाणु केवल क्या है, N है। हेट्रोलेप्टिक संकुल में क्या होता है कि इसमें एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु जोड़े होते हैं। ऐसे संकुल जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु से एक से अधिक प्रकार के दाता परमाणु क्या हो, जुड़े हो। जैसे इसका एग्जांपल मैंने यहाँ समझा दो, PTNH3 तो इसमें N भी दाता परमाणु और Cl भी दाता परमाणु है। अगला, TiH2O6 3+ विलयन रंगीन होता है क्यों। देखो बेटा, ये इस कंपाउंड में इस टाइटेनियम का ऑक्सीकरण अंक होता है +3। कितना होता है, +3। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम समझते हैं यहाँ पे, Ti आखिरी गैस कौन सी आ जाएगी, आर्गन। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 और तो आर्गन 18, टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 22। तो 18 19 20 21 22। अब देखो
टाइटेनियम क्या है इसमें +3, तो +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का इन्होंने त्याग कर दिया, तो 2 और 1 3। तो अब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बच गया, अर्थात TiS2 3+ में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, जिसके कारण ये क्या नजर आता है, रंगीन। अगला, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के समवृक्ष डी कक्षकों के क्रिस्टलीय क्षेत्र विपाटन को सचित्र समझाइए। तो इसका मैंने ये आपको CFT सिद्धांत के अकॉर्डिंग समझाना है। किसके अकॉर्डिंग? CFT सिद्धांत के अकॉर्डिंग समझाना है। तो इसका मैंने वीडियो बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 19 के नाम से इसको डाल दिया। आप इसको डिटेल से वहाँ से समझ लेना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आपको यहाँ से एक एहसास होगा, जिन स्टूडेंट ने इस पेपर को पूरा हल किया होगा साथ में मेरे, कि वाकई पेपर में दम। अगर इस प्रकार का पेपर बोर्ड एग्जाम में आता है तो अपनी क्या हालत होने वाली है आप समझ हो। इसलिए आज से ही पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। और अभी तक उम्मीद है कि इतनी देर जिसने चैनल देखा होगा सब्सक्राइब कर लिया होगा। अब इस 19वें क्वेश्चन के अथवा वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 का अथवा है CONH3,5SO4Br और ये कंपाउंड है द्वारा प्रदर्शित समयावस्था लिखिए तथा इसको परिभाषित कीजिए। देखो बेटा सीधी बात है, इसको जल में घोलोगे तो इसमें Br आयन बनेगा और इसमें सल्फेट आयन बनेगा। तो आयन अलग अलग बन रहे, अर्थात ये कौन सी समयावस्था प्रदर्शित करेगा? आयनन समयावस्था। कौन सी समयावस्था प्रदर्शित करेगा? आयनन समयावस्था प्रदर्शित करेगा। अब आपको पूछा इस क्वेश्चन में, देखो प्रश्न का पूरा आंसर देना है, इसे परिभाषित कीजिए। तो परिभाषित करने का मतलब हो गया कि ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं। ऐसे उपसहसंयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र क्या होते हैं? समान होते हैं, लेकिन जलीय विलयन में वो भिन्न भिन्न आयन देते हैं। जलीय विलयन में वो भिन्न भिन्न आयन देते हैं। ऐसे यौगिक आयनन समावयवी कहलाते हैं और इस गुण को आयनन समावयवता कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करें, CONH3 प्रतिचुंबकीय और ये अनुचुंबकीय होता है। कारण तो यही है कि देखो इस F है, तो F कैसा लिगेंड है? आपका दुर्बल लिगेंड। दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है, जिसके कारण इसके पास क्या उपस्थित होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति क्या होगी? अनुचुंबकीय। और CONH3 कैसा लिगेंड है? परबल लिगेंड। और परबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है और इसके पास एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इस कारण से इसकी प्रकृति क्या होती है? प्रतिचुंबकीय। लेकिन फिर भी आपको इस क्वेश्चन का कारण डिटेल से जानना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया, आप वहाँ से देख लेना। अगला क्वेश्चन है, चतुष्फलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में मुक्त धातु आयन के समवृक्ष डी कक्षकों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। पहले मैं अष्टफलकीय का पूछा था, इस बार चतुष्फलकीय, तो इसका भी वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, देख लेना। अब जो क्वेश्चन नंबर बेटा 20 काफ़ी अलग है और आप देखोगे तो आपको काफ़ी क्वेश्चन इस प्रकार क्वेश्चन आने पर अपना काफ़ी मामला बिगड़ जाता है। पहला क्वेश्चन पूछा है, वेनिला सेम से, क्या लिखा है? वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम व रासायनिक सूत्र। तो वेनिला सेम से जो एल्डिहाइड हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं वेनिलीन। ये अपने चैप्टर नंबर 12 के शुरुआत के दूसरे पेज पे दिया हुआ है। वेनिला एम नहीं होता बेटा, ये सेम होता है, वेनिला सेम। तो बात करें कि वेनिला सेम से प्राप्त एल्डिहाइड क्या होता है? वेनिलीन। अब वेनिलीन का हमें क्या लिखना है? रासायनिक सूत्र। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये बना दी मैंने, बेंजीन वाले। एल्डिहाइड तो है तो ऊपर क्या जोड़ दिया? CHO, यहाँ जुड़ा होता है OH और इस मेटा कंडीशन पर OCH3। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? वेनिलीन। अगला, बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाओ। बेंजीन, आपको क्या करना है? बेंजीन से क्या बनाना है? बेंजल्डिहाइड। तो देखिए इसका आंसर क्या लिखेंगे? और दूसरा ये एसिटाल्डिहाइड से आपको एसिल्डोटॉक्सिन बनाना है।
तो बेंजीन से हमें बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो बड़ा अभिक्रिया की पहचान करनी है। अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो देखो हमें क्या बनाना है, ये बेंजीन, और बेंजीन से हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड। अब दिमाग लगाओ क्या कैसे बनेगा। तो देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है या नहीं है, तो इसका मतलब मैंने क्या किया, इसकी क्रिया मैंने CO और HCl के साथ करवा दी, CO और HCl के साथ, और ये अभिक्रिया निर्जल AlCl3 या CuCl की उपस्थिति में करवाई। तो क्या होगा, देखो C तो है, तो यहाँ से CHO एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड बन गया। अगर इस अभिक्रिया का अगर आपको नाम याद आ जाए तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। ये अभिक्रिया कौन सी थी, अगर आपको याद हो तो गाटरमान खोक अभिक्रिया, गाटरमान खोक अभिक्रिया बोलते हैं इसको। कौन सी अभिक्रिया, गाटरमान खोक अभिक्रिया। क्लियर हो गया। बेंजीन से क्या बनाते, बेंजल्डिहाइड। अगला आपसे पूछा है एसिटैल्डिहाइड से एसिटैल्डोक्सिम बनाना है, तो एसिटैल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CHO। ऑक्सिम बनाने का मतलब क्रिया होगी इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है, H2NOH। क्रिया करवा दो, तो यहाँ 2H और यहाँ O, जल का अणु क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड NOH बन गया। इसी को आप क्या बोलते हो, एसिटैल्डोक्सिम। क्या बोलते हैं, एसिटैल्डोक्सिम इसको हम कहते हैं। क्लियर है। एल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की अम्लता का कारण बताइए। तो बेटा एल्डिहाइड में जो अल्फा हाइड्रोजन होता है वो अम्लीय प्रकृति जैसा, जैसे एग्जांपल में समझाऊं कि ये तो आपका हो गया एल्डिहाइड, इससे जो कार्बन जुड़ा है वो अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कार्बोनिल समूह क्या होता है, वो -I प्रभाव दर्शाता है, अर्थात बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण ये H+ आसानी से बाहर निकल जाता है और अम्लता को दर्शाता है। फिर भी अगर आपको इसका उत्तर स्पष्टली जानना तो आपकी स्क्रीन के सामने है, वहाँ से इसको पढ़ के और इसके जो अनुनादी संरचना बनती है उसके कारण ये और अधिक स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। वो पूरा आंसर आपकी स्क्रीन के सामने, वहाँ से आप इसको नोट कर सकते हो। उम्मीद है ये आपका हो गया अच्छे से। इसके बाद अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा। अगले में पूछ लिया आपको दालचीनी से प्राप्त एल्डिहाइड का नाम और शब्द लिखें। तो बड़ा दालचीनी से जो एल्डिहाइड बनता है उसको हम बोलते हैं सैल्डिहाइड। क्या कहते हैं, सैल्डिहाइड। थके तो नहीं पढ़ते नहीं थके हो तो कमेंट्स करके जरूर बता देना कि आपका डिस्ट्रिक्ट कहाँ से है और आप कहाँ से हो। तो दालचीनी से प्राप्त एल्डिहाइड कौन सा होता है, सैलिसैल्डिहाइड। और सैलिसैल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, बेंजीन वाले के ऊपर क्या जोड़ दिया आपने, यहाँ एल्डिहाइड, और इसकी जो ऑर्थो कंडीशन पे क्या जोड़ा, OH। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजोइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड बनाना है। रिएक्शन पसंद समझ में आई, यहाँ मैं बना दूँ। ये आपने बनाया बेंजीन वाले C डबल बॉन्ड OCl, ये बन गया बेंजल क्लोराइड, और इससे आपको क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड CHO, ये बेंजल्डिहाइड। अब देखो सीधी बात है, हाइड्रोजन के साथ इसकी क्रिया करवाई, हाइड्रोजन में कितने लिए 2, तो यहाँ से क्या हुआ आपका एक H और एक Cl बाहर हो गया, तो क्या बोलते हैं CHO बेंजल्डिहाइड बन गया। और ये प्रेडिनिकत बेरियम सल्फेट की उपस्थिति में होती है। तो अभिक्रिया पहचान में आई कौन सी अभिक्रिया है, ये होगी आपकी रोजेन मुंड अपचेन अभिक्रिया। तो बड़ा थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा आपका। इसके बाद एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन। तो बेटा एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ये एसीटोन हो गया। इसकी क्रिया आपको हाइड्रोजन बनाना, तो हाइड्रोजीन से कराओ। हाइड्रोजन का फॉर्मूला NH2NH2। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, NH2NH2। तो यहाँ से 2H और यहाँ से O, जल का अणु बाहर निकल गया। अब शेष क्या बचा वो जोड़ दो, CH3C डबल बॉन्ड N NH2। इसको हम बोलते हैं एसीटोन हाइड्रेजोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन हाइड्रेजोन इसको कहते हैं।
इतनी बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख लो। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आ गए तो क्या होने वाला है, डरा नहीं रहा बेटा, समझा रहा हूँ। इसलिए अपने को मेहनत करनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी स्टडी करनी है। अगला क्वेश्चन, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्डिहाइड की तुलना में अधिक होता है। मतलब जिनका अणुभार समान हो, एक तो एल्डिहाइड हो, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो, तो किसका क्वथनांक अधिक होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का। क्योंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु आपस में जोड़कर द्विलक बना लेते हैं, दो अणु आपस में जोड़कर द्विलक बना लेते हैं, जिसके कारण इसका क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्डिहाइड से या जो भी होता है उन सबसे अधिक होता है। इसका भी आंसर आपकी स्क्रीन पे थोड़ा स्पष्ट है, वहाँ से भी आप इसको नोट कर सकते हो। तो ये आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मॉडल पेपर हल मैंने करवा दिया है। काफ़ी टाइम लगा क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी आए थे। तो इसी प्रकार का पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आए, पेपर आपको कैसा लगा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, इसी के साथ ही अपनी यहाँ क्लास समाप्त होती है।